वेलकम बैक जी। तो हम देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज़ का अलविदाई सलाम, इस पे भी बात करेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि इनकी को होस्ट्स की भी एक तवील फहरिस्त होगी, क्योंकि तारिक अजीज़ साहब वॉज एटर्नल, ही वॉज अ परमानेंट फिक्सचर। और उसके बाद कितने ही लोग आए और कितने ही लोग चले गए, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन लाहौर में पर्टिकुलरली कल स्मार्ट लॉकडाउन का बाकायदा आगाज़ हुआ है। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों के कई इलाके बंद कर दिए गए हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी 2 जुलाई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के जो इलाके आज शाम 7 बजे से जिन पर लॉकडाउन का इतलाक हो रहा है, उनकी फहरिस्त है जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ आने और जाने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा। लॉकडाउन के इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी की पाबंदी होगी। डबल सवारी की पाबंदी पे हम दोबारा एम्फेसाइज कर दें, क्योंकि बहुत से लोग फिर इस से लाइल रहते हैं और उनको फिर चालान वगैरह का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों में तजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहम जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो ज़रूरी अशिया की दुकानें हैं, दूध दही वगैरह की, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाके में घर से एक फ़र्द को सामान की खरीदारी की इजाज़त होगी और घर से निकलने की वजह बताना होगी। आपको पुलिस एहलकार रोक कर, आपसे शनाख्त पूछ कर, आपसे वजह पूछ कर आपको जाने की इजाज़त देंगे। इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पर आप नहीं जा सकेंगे। किसी भी किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटी, साइकिल चलाने, बाहर खेलने की कोई इजाज़त नहीं होगी। होम डिलीवरी की भी इजाज़त नहीं होगी किसी भी रेस्टोरेंट से इन इलाकों में। और जो भी सर्विस है, जो ऑटोमोबाइल सर्विस, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो भी नहीं चल सकेंगी। घरों में किसी भी किस्म की गेट टुगेदर नहीं मुनक्किद की जा सकेगी। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह पेशावर में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दीगर शहरों में वबा मौजूद नहीं है। हम बड़े शहरों पर अक्सर एम्फेसाइज करते हैं, बड़े शहरों की अक्सर बात करते हैं, लेकिन छोटे शहरों को हम इग्नोर कर देते हैं। वहाँ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हम जानेंगे और पर्टिकुलरली हम बड़े शहरों की सूरत हाल तो टेलीविजन पर देखते रहते हैं। हमें पता है कि लाहौर एपिसेंटर है, कराची एपिसेंटर है, पेशावर में सूरत हाल ख़राब है, इस्लामाबाद से मुतअद्दिद केसेस आ रहे हैं सामने। लेकिन दीगर शहरों की क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद चलेंगे सबसे पहले, वहाँ अपडेट करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बिगड़ रही है और अब तक ज़िला भर में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 3978 तकरीबन 4000 के करीब केसेस सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही 100 से ज़ायद यानी 109 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि जो मुतासर होने वालों में डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद, ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इस सूरत हाल में जो कोरोना वायरस के जो सूरत हाल बिगड़ रही है, तो जो इंतज़ामिया है वो स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जा रही है और इसका आगाज़ कर दिया गया है। जो फैसलाबाद में जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही जो कारोबारी मराकज़ जहाँ पर जो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उन कारोबारी मराकज़ को भी बंद किया जा रहा है। और इस सिलसिला में जो अभी तक फहरिस्त तैयार की गई है उसमें चौक घंटा करके 8 बाज़ार और शहर की दीगर मुख्तलिफ कारोबारी मार्केट शामिल है और मजमूई तौर पर ये 25 के करीब ऐसी मार्केटों की निशानदेही की जा चुकी है जिनको SOPs की खिलाफवर्जी पर बंद करने का प्रोग्राम है या वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, ये है फैसलाबाद की सूरत हाल। होपफुली यहाँ पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर चालान किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अमूमी तौर पर आवाम का रवैया कुछ बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। फैसलाबाद से हमने सूरत हाल जानी। गुजरावाला चलेंगे और गुजरावाला में हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान खलील। वो बताइएगा गुजरावाला की क्या सूरत हाल है, क्योंकि इब्तिदा में भी इत्तलात आई थी कि गुजरावाला में केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। उस्मान जी, गुजरावाला में महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जो है 2500 तक पहुंच चुकी है। 57 मरीज जो है इस मौजी मर्ज से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 4 सीनियर डॉक्टर समेत जो है 2 मेंबराने पंजाब असम्बली भी शामिल है और 500 जो है मरीज इस मौजी मर्ज से सेहतयाब भी हो चुके हैं। जबकि असल हकायक इससे बिल्कुल बरक्स है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद कहीं ज़्यादा है। टेस्ट की कमी के बाद जो है तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बेशतर शहरियों के पास तो इतने वसाइल ही नहीं कि वो प्राइवेट जो है कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सके। साथ में जो अगर इस मर्ज को सीरियस लेने की बात की जाए तो कुछ शहरी जो हैं वो इस मर्ज को सीरियस ले रहे हैं। बाहर निकलते वक्त
मास्क और दीगर जो है SOPs फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदरून शहर और दही इलाकों में इस वायरस को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा। किसी किस्म का कोई SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता रोज जो है गुजरांवाला के 6 मुख्तलिफ इलाकों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिनमें जो है वाबडा टाउन का मुकम्मल इलाका जो है सील किया गया, शैटला टाउन का B और E ब्लॉक उसको सील किया गया, साथ में पीपल्स कॉलोनी का W और Y ब्लॉक, मॉडल टाउन का A और B ब्लॉक को जो है पुलिस ने बैरियर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया। जबकि शहर की जो बड़ी मार्केटें हैं जिनमें सैटला टाउन और मॉडल टाउन और पीपल्स कॉलोनी मार्केट है वो अब भी खुली हैं और वहाँ पर शहरियों का बहुत ज़्यादा रश है। जी ऑलराइट, गुजरांवाला की सूरत हाल आपने देख ली। ऑलमोस्ट 2500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यहाँ हम बारहा ये बताते हैं कि ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है लोगों को इतनी आगाही आ गई है कि क्या सिम्टम्स होते हैं खुद ही अपने आप को बगैर टेस्ट कराए क्वारंटीन कर लेते हैं, लेकिन उस सूरत में भी टेस्ट कराना बहुत लाजमी है। हम ये अर्ज करेंगे क्योंकि आपको लग रहा होता है सिम्टम आपके ख़त्म हो गए, आप फिर भी कैरियर हो सकते हैं और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जब तक आप नेगेटिव नहीं आते आपको अपने आप को आइसोलेट ही रखना है। सक्खर चलेंगे, सक्खर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यासिर फारूकी। यासिर, बताइएगा सक्खर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सक्खर में मुकामी सतह पर 1021 के करीब कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 514 जो है अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, 13 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 500 के करीब ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने घरों में या जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे करंतना कर लिया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला भर के 8 मुख्तलिफ इलाकों को सील भी किया गया है। इस सब के बावजूद शहरियों की जानिब से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनकी जानिब से इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, जो मामूल के मुताबिक बिला जवाब अपने घरों से भी निकलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं रखे हुए हैं, ना तो वो मास्क पहन रहे हैं, ना ही समाजी दूरी का ख्याल रख रहे हैं। आगाज में ताजियों की जानिब से भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए उन पर भारी जुर्माने आयद किए थे, जिसके बाद तजारती मराकिज में तो अब SOPs को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पे एहतियाती तदाबीर तमाम तर इख्तियार की जा रही हैं। अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ आगाज में वॉक थ्रू गेट नफ्स किए गए थे, जो अब मुकम्मल तौर पे गैर फाल हो गए हैं और वहाँ पे समाजी दूरी का बिल्कुल भी ख्याल होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह सूरत हाल रोडी रेलवे स्टेशन की है, जहाँ पे रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई SOPs को फॉलो कराने के लिए इंतजाम नहीं किए गए। वहाँ जो भी मुसाफिर आ रहे हैं ना तो उन्होंने मास्क पहन रखे हैं और ना पे वहाँ पे कोई समाजी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। जी सही, हमारे पास सूरत हाल थी सक्खर से, यासिर फारूकी हमें अपडेट कर रहे थे। मर्दान चलेंगे और मर्दान से हमारे साथ मौजूद होंगे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि पेशावर में तो अच्छी सूरत हाल नहीं है, वहाँ तो टेस्ट के लिए लोगों को 7-7 6-6 दिन का टाइम दिया जा रहा है जो सरकारी सतह पे किए जा रहे हैं। जी, मर्दान में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी के साथ फैल रही है और रोज़ाना कई लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। इसीलिए इंतज़ामिया ने मर्दान के उन 5 इलाकों में जहां कोरोना के ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं वहां कल 17 जून से स्मॉल लॉकडाउन लगा दिया है, ताकि यहां से वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मर्दान में कोरोना के आगाज़ से लेकर अब तक 850 से ज़ायद अफराद में इसकी तशख़ीस हो चुकी है, जिनमें 43 अफराद जाँ बहक और 413 सेहतियाब हो चुके हैं। इस वक्त मर्दान में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीज़ों की तादाद 400 के लगभग है और इस तादाद में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्किल है, क्योंकि ये वबा रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। लेकिन मर्दान के लोग इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और इंतज़ामिया के लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात पर कोई अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। जी जहाँ हम बड़े शहरों पर फोकस किए हुए हैं, वैसे तो हुकूमती सतह को देख लें तो लगता है कि बड़े शहरों पर भी कोई फोकस नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया था अद्वियात की फरहमी का क्या हाल है। ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना ऑक्सीमीटर हैं, 6-7 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं, ना ही बेसिक एंटीबायोटिक जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है, एटलीस्ट कोरोना में जब उसे तशख़ीस होती है उसकी दस्तियाबी है, वो भी अगर मिल रही है तो 4 गुना कीमत पर मिल रहा है। तो ये सब कुछ बस खुद ही अल्लाह के सहारे सारा निज़ाम चल रहा है गालिबन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इस बारे में तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे, लेकिन हमें अभी याद करना है जनाब तारिक अजीज़ साहब को। मारूफ अदाकार, कॉम्पेयर, अदीब, शायर, क्या शेर इन्होंने कहे हैं। पर्टिकुलरली मुझे पंजाबी के इनके बड़े आशार पसंद हैं। 84 साल की उम्र में तारिक अजीज़ साहब हम सब से जुदा हो गए। तारिक अजीज़ ने रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज़ किया। PTV का खबरनामा पढ़ने वाले
पहले एंकर होने का एजाज़ भी तारिक अजीज़ को हासिल है। इनफैक्ट पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का ही इन्होंने आगाज़ किया था और पायनियर्स में से हैं। उन्होंने नवंबर 1964 में लाहौर से PTV की नशरियात का आगाज़ किया। ये तारीख़ी क्लिप है। अजीज़ साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं मैं ये क्लिप बहुत दफ़ा देख चुका हूँ और मेरा तजस्सुस इसको लेकर बहुत बढ़ गया कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को हवाई जहाज़ बनाना सिखाए होंगे। मैं ये इसके अगला जो पार्ट है बच्चों को जहाँ हवाई जहाज़ बनाना सिखाए जाएंगे वो ज़रूर देखना चाहूँगा कभी। एनी हाउ 1975 में, लेकिन आप देखें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कितना बड़ा एजाज़ कि एक मुल्क में पहली मरतबा टेलीविज़न नशरियात का आगाज़ हो रहा हो और यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन दैट द नेशन इज़ गोइंग टू सी ऑन TV। सो तारिक अजीज़ साहब को वो एजाज़ हासिल था। 75 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर ने तारिक अजीज़ को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अभी अब ऑल ग्रोन अप, हम बड़े हुए हैं नीलाम घर के साथ। हमारी जनरल नॉलेज, हमारी मालूमात में इजाफा करने का बहुत बड़ा जरिया नीलाम घर रहा। तारिक अजीज़ एक शख्स नहीं, एक अहद का नाम था जो तमाम हुआ। टीम जियो पाकिस्तान का तारिक अजीज़ को अलविदाई सलाम। और यकीनन हम इनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी करेंगे और ये कहेंगे कि ये लेजेंड हैं और इनका काम इतना अजीम और इतना बड़ा और इतना नक्श है हम सब के जहनों पर तो है ही, लेकिन हम सबके दिलों पर भी उसकी छाप है। और ये काम हमेशा जब तक पाकिस्तान में टेलीविज़न इंशाअल्लाह है, जब तक टेलीविज़न हिस्ट्री की बात होगी, तारिक अजीज़ साहब का नाम सरे फहरिस्त आएगा। अच्छा जी, नामवर अदीब और साबिक MD PTV अताउल हक कासमी साहब ने मेरे लिए बहुत ही मोहतरम ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर और उनसे ज़रा तारिक अजीज़ साहब की शख्सियत और उनके काम के बारे में, पर्टिकुलरली जो उनका शायरी का जो उनका जहद और उनसर है उनकी शख्सियत में, उस पर ज़रा रोशनी डालते हैं। शुक्रिया कासमी साहब। होपफुली आप ठीक होंगे। इस कोरोना वायरस की वबा में सबसे पहले तो सबकी खैरियत दरियाफ्त कर लेनी चाहिए। हम आज याद कर रहे हैं तारिक अजीज़ साहब को। आप बताइएगा आपकी पहली मुलाकात कब हुई, आपने कैसा पाया और बहैसियत शायर उनका जो काम है उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। असल में मैंने जो कुछ कहना था उसका बेशतर हिस्सा तो मैंने आपकी जुबान से सुन लिया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपकी जुबान से दोबारा ये बातें सुने। जी मैं वही अर्ज कर रहा था, लेकिन तारिक अजीज कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि 10 मिनटों में या आधे घंटे में या 2 दिनों में या 6 दिनों में उसका अहाता किया जा सके। ये तो शख्स एक अजीबोगरीब शख्स हमारे दरमियान पैदा हुआ था। मुझे ये एजाज हासिल है कि इतना मुझे पता है कि जब मैं रहता था लामा इकबाल टाउन में तो 2001 यानी आज से 19 साल पहले जब मैंने डिनर किया दोस्तों में तो उसमें अपना तारिक अजीज भी थे और सबकी तवज्जो को मरकज थे। हालांकि उसमें बाकी लोग भी जो थे वो भी अपने अपने शोबे के बहुत बड़े लोग थे, लेकिन तारिक अजीज तो एक ऐसा आदमी था कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और 8 जमातों पढ़े हुए से लेकर PhD तक और एक PN से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक तमाम शोबों के लोग उसको प्यार करते थे। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, पंजाबी का शेरी मजमुआ उन्होंने मुझे दिया था जो कि बहुत खूबसूरत था और उससे ज्यादा जो मुझे मजा आता था जब वो शेर पढ़ते थे अपने उसमें, और खास तौर पे उनका जो फेवरेट पोइट था वो मुनीर न्याजी था। वो इतने वादहाना अंदाज में मुनीर न्याजी का शेर पढ़ते थे और झूमते थे कि लगता था कि जैसे ये शेर उन्होंने खुद पढ़ा है। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद सबको इल्म नहीं है, वो बहुत कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन वो बहुत बड़े ओरेटर भी थे। शोला बयान मैंने उनकी तकरीरें सुनी है, वो हमने तो आगा शोरश कश्मीरी को भी सुना हुआ है और भी बहुत सारे, लेकिन ये तारिक अजीज जो थे इनकी तकरीर में भी रवानी होती थी और जोश होता था और जोश में अक्ल का दामन भी साथ साथ रखते थे साथ को, वरना तो जोश में आके आदमी पता नहीं क्या, जोश में होश नहीं खोते थे। होश नहीं खोते थे, बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ और वो ये है कि पता नहीं हम लोगों ने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि जो आर्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, शायर है, अदीब है, अफसाना निगार है, उनका अपना कोई सियासी नजरिया नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने तो कौम को लीड करना है,
चुनाचे जो अपना तारिक अजीज थे वो एक सियासी नजरिए को साथ लेकर चले, और खास तौर पे आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसका मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा मैं फील कर रहा हूँ। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात वो 3 महीने या 4 महीने पहले हुई, ये आखिरी मुलाकात थी। क्योंकि फोन पर जब उनसे बात होती थी तो मुझे उसमें वो कुछ ढीले लगते थे गुफ्तगू में। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाऊं, उनके साथ इयादत भी करूं। मैं घर गया तो माशाल्लाह वो इसी तरह एक तड़ियन जवान लग रहे थे और गुफ्तगू वैसी की वैसी। और हाँ, जो उस दिन जो मैंने महसूस किया, उन्होंने ऐसी बातें कही जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। वो बहुत तरक्कीब सन थे और मिराज मोहम्मद खां के साथियों में से थे। उन्होंने भुट्टो से अपनी मुलाकात का जिक्र किया। मिराज मोहम्मद खां की जब नाराजगी हुई है भुट्टो से, उसकी तफसील बयान की। और उसके अलावा कोई 2 घंटे हम बैठ के गप लगाते रहे। और उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं अपने किसी दोस्त को भेजूंगा, ये जो इतनी याददाश्तें अपने सीने में आपने छुपाई हुई हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप सब उनको बताए ताकि वो किताबी सूरत में आ जाए सामने। उसके बाद मैं दोस्त की तलाश में बिलाकर मैंने एक दोस्त तलाश भी कर लिया जी। और उसने कहा ये मेरे लिए ऑनर है, मगर अफसोस कि उससे पहले वो इंतकाल कर गए। और बिल्कुल अफसोस कासिम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम 10 मिनट या आधा घंटा में नहीं बात कर सकते। आई एम सॉरी, कत कलामी की माजरत। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनन तारिक अजीज साहब तो वो शख्सियत हैं जिनको ट्रिब्यूट देना चाहें तो हम बस बात करते ही रहें। और हुमा की आप खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, शी इज़ ऑल राइट, शी इज़ वेल। तो मैंने कहा सोचा आपको बता दूं, आप लोग परेशान थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वज़ीर आज़म के दौरा कराची, दौरा सिंध की बात करेंगे। ना कोरोना पर ज़्यादा हुई, ना सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे सुने। वज़ीर आज़म अल्लाह अल्लाह करके सिंध आए, लेकिन उनकी सारी तवज्जो अपने इत्तेहादियों से मेल मुलाकात पर रही। अवामी मसाइल के बजाय वज़ीर आज़म का दौरा सिंध सियासी ताल्लुकात बढ़ाने का मिशन लग रहा था। बाज़ सियासी हलकों का कहना है कि अख्तर मेंगल हुकूमत से अलग होने का वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके। जमहूरी वतन पार्टी भी अलहदगी के लिए पर तोल रही है। मुस्लिम लीग काफ ने अगरचे वाज़े किया है कि वो हुकूमत गिराने की कोशिश का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन पार्टी भी PTI से ज़्यादा खुश तो नहीं है। इसका इजहार वो पहले भी कर चुके हैं। और इसी तरह माजी में MQM और GDA के गिले शिकवे भी सामने आते रहे हैं। किसी बड़ी सियासी मुश्किल से बचने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध आए तो भी सारी तवज्जो इत्तेहादियों से मेल मुलाकात पर रही। MQM और GDA के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का कहना था कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली से ही तरक्की होगी। उन्होंने सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो पर शदीद तनकीद की। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं। NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो बैठे हुए वहाँ। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस, बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके 1 घंटे के बाद जाके TV पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। ये बातें मीडिया में तो की, लेकिन बेहतर होता शायद कि वज़ीर आज़म खुद बुला कर ये बातें कर लेते। मुराद अली शाह साहब से शायद कोई कंसेंसस डेवलप हो ही जाता। वज़ीर आज़म ने दौरा सिंध पर सूबाई हुकूमत के किसी ओहदेदार से मिलना गवारा नहीं किया। इसके बावजूद वज़ीर आज़म को कराची से लाड़काना तक पूरा सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। ज़ाहिर है वो तो देना ही बनता था। खान साहब 3.5 माह बाद दूसरे बड़े शहर सूबे में तशरीफ़ लाए, लेकिन और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में तशरीफ़ लाए, लेकिन सूबाई हुकूमत से मुकम्मल दूरी इख्तियार किए रखी। और ज़ाहिर है कराची इस वक्त सिंध में एपिसेंटर ऑफ कोरोना वायरस भी बना हुआ है। और कराची की अगर मईशत असरअंदाज होती है तो पूरे मुल्क की मईशत असरअंदाज होती है। और कराची का तमाम निज़ाम असरअंदाज हो रहा है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो अख्तर मेंगल साहब का कल बयान और कल ऐलान उनकी तरफ से सामने आया, मज़हर साहब उस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही अब थिन मेजॉरिटी है। अख्तर मेंगल अलग हो गए हैं, बाकी इत्तेहादी भी ज़्यादा खुश नहीं हैं। इस पर वज़ीर आज़म का ये रवैया कि सियासी मुखालफीन से बात करना भी उन्होंने पसंद नहीं की, तो क्या मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत के लिए कोई बड़ा सियासी चैलेंज पैदा हो सकता है, या फिर जो बाकी हैं वो इंटैक्ट रहेंगे और मामला चलता रहेगा?
देखिए, नाराज़गियाँ बढ़ेंगी, शायद सियासी मुश्किल तो उस लिहाज से जिस तरीके से हम समझते हैं कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ें आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर से कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, उस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जब कशीदगी बढ़नी शुरू होती है, अपने इत्तेहादी नाराज़ होने शुरू होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो चीज़ें हर्ट करेंगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है। आप की हुकूमत बनी तो आप गिव एंड टेक की बुनियाद पर बनी है, जभी तो आपने 4-5 मुआहदे किए हैं मुख्तलिफ़ जमातों से। तो वज़ीर आज़म को ये समझना पड़ेगा कि जब आप तहरीरी मुआहदे करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जब उन पर अमल दरामद नहीं होता तो कोई ना कोई इत्तेहादी कहीं ना कहीं से चीखता है, और फिर ये चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं तो कोई एक ऐसा वक्त आता है जो कि मैं समझता हूँ कि अभी नहीं है वो वक्त, और ना ही अगले 5-6 महीने में कोई प्रॉब्लम आ रही है प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन नाराज़गियाँ बढ़ रही हैं और उन नाराज़गियों को दूर करने की कोशिश नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि ये नाराज़गियाँ अपनी जगह रहेंगी, लेकिन हुकूमत को बज़ाहिर कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। ठीक है। और ज़ाहिर है कि हम जब इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस कमेटी को हेड करते थे जो तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलती थी और मुज़ाकरात करती थी, चाहे वो GDA हो या फिर BNP मेंगल हो। अब वो खुद ही नाराज़ हैं और अपेरेंटली लंदन बैठे हैं वज़ीर आज़म से नाराज़गी के बाद। बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरा कराची की, और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे जो अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म साहब के लिए एज सच कोई सियासी मुश्किल शायद नहीं पैदा होगी, बस नाराज़गियाँ बढ़ेंगी, ये कहना है मज़हर अब्बास साहब का। मज़हर अब्बास साहब, लेकिन इस दौरे की एक और अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब इतने माह बाद सिंध के दौरे पर आए, तवक्को थी कि कोरोना पर्टिकुलरली, और ज़ाहिर है एक आफत है जिससे पूरी कौम निमट रही है, और NFC 18वीं तरमीम और दीगर मामलात पर सिंध हुकूमत के साथ शिकवे शिकायत हो जाती, बात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो क्या इस तरह मसाइल हो पाएंगे? और सब बातें छोड़ के सिर्फ कोरोना जिससे लोगों की जान का मसला जुड़ा है उस पर तो शायद बात होनी ही चाहिए थी। देखिए, यानी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो कशीदगी जो ऑलरेडी नज़र आ रही है उसमें इजाफा होगा। बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म यहाँ आए थे। सबसे पहले पिछले कई दौरों में ये बात देखने में आई है कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध को इंटीमेट प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। वो और कुछ नहीं तो प्रोटोकॉल के तहत ही चीफ़ मिनिस्टर जो है इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। चलें, वो नहीं हुआ। आपका ये कहना कि जी ऑलरेडी जो एक कमांड अथॉरिटी है उसमें वो हो जाती है बातचीत। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर सिंध के दौरे पे आता है, और माजी में भी हमने देखा है नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ के दरमियान ये रहता प्राइम मिनिस्टर लाहौर जाते थे तो चीफ़ मिनिस्टर नहीं जाते थे। इससे अच्छी रवायतें कायम नहीं हो रही। मेरा ख्याल है इमरान खान अगर आते यहाँ चीफ़ मिनिस्टर या सिंध कैबिनेट से मिलते, उनकी बातें सुनते, अपनी बातें करते, आपके साथ एक पूरी भरपूर टीम आई हुई थी, उनको साथ लेके बैठते, एक 3-4 घंटे की अगर मुलाकात होती तो ज़रूर जब आप आमने सामने बैठते हैं तो एक नई डायरेक्शन सेट होती है। मेरा ख्याल है ये जो कुछ प्राइम मिनिस्टर आए हैं उससे कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं मिला, और इसमें कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। और एक ऐसे माहौल में जब कोरोना जो है वो ख़तरनाक हद तक और तेज़ी से फैल रहा है, ये इख्तलाफात और ये कशीदगी जो है वो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। ठीक, शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। और ज़ाहिर है कि इतने महीनों से इसीलिए ये बात की जा रही थी कि वज़ीर आज़म साहब आएँ, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल पर ज़रा गौर व ख़ौस किया जाए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुआशी हब भी है पाकिस्तान का, तो इस पर तो गौर व ख़ौस होना चाहिए ही था। एनी हाउ जी, हम आपके पास दोबारा से हाजिर होंगे, और बता दें आपको दोबारा कि हमारे पास अगले आवर में होंगे एक माहिर डॉक्टर, और आपके सवालात होंगे जो आप बराह रास्त हमसे कर सकेंगे। अभी भी लोगों के जहनों में बहुत कन्फ्यूजन है, पर्टिकुलरली ये कन्फ्यूजन है कि जब कोई घर में कोरोना वायरस का मरीज़ आ जाता है उसे किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये नहीं पता लोगों को। और ज़ाहिर है टेली क्लिनिक्स वगैरह का भी इतनी सहूलत नहीं है। हम ये तो बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है हम सब ही मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस की सूरत हाल हो या फिर बेरोज़गारी। जो नए ग्रेजुएट होने वाले नौजवान हैं, एक तो ग्रेजुएशन के लाले पड़े में हैं क्योंकि एजुकेशन का कोई हाल अभी रहा नहीं है, सभी कुछ बंद है ऑलमोस्ट, और दूसरा ये कि जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या हो रहे हैं उनके लिए भी जॉब्स है ही नहीं सिरे से। सो थिंग्स आर नॉट गुड। अभी हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कोरोना वायरस की। 3000 अमवात के साथ कोरोना की दहशत फैली हुई है, बढ़ती चली जा रही है। अब भी सबसे मौसर हल मुकम्मल एहतियात ही है। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 118 अफराद
कोरोना से जाँ बहक हुए हैं और इस तरह मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3093 तक जा पहुंची है। नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई है। वज़ीर आज़म अब भी लोगों को इस वबा की संजीदगी से खबरदार कर रहे हैं। भी दुनिया के अंदर मुल्क इससे कामयाबी से इसके ऊपर नहीं कामयाब हो सकता ये कोरोना वायरस से, जब तक कि अवाम खुद जिम्मेदारी ना ले और SOPs पे ना चले। यहाँ लोग सीरियसली नहीं रहते। अब हम पूरी इससे सख्त कैंपेन करने लगे हैं। अब हमने फैसला किया है कि हम फाइन्स करेंगे लोगों को, वो जो नहीं चल रहे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चल गया हॉटस्पॉट्स किधर हैं, उनके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे। अच्छा जी, आपको बता दें हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ जाएगा चंद ही लम्हों में, और हम जो हैं बिल्कुल नंबर आ गया है और आप अपने सवालात जो हैं हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, जो कि माहिर अमराज़ तनफ़ुज़ व सीना है, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और काफ़ी शोहरत रखते हैं इस शोबे में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि अब बहुत करीबी जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों में हो रहा है, और जब किसी भी फैमिली में पहला केस आता है तो उन्हें पता नहीं होता सबसे पहले क्या करना है, सिवाय इसके कि ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह चेक करनी है या किस दवा का इस्तेमाल करना है। इब्तदाई तौर पर बताइए क्या एजोमैक्स या एरिथ्रोमाइसिन जिसमें जो फॉर्मूला है वो हर शख्स को इस्तेमाल करना शुरू करना है या वो भी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़ा बेसिक सवाल है। इसमें देखें, कोरोना ज़ाहिर है कि बहुत फैल चुका और फैमिलीज में जो लोग हैं वो पॉजिटिव के पॉजिटिव आ रहे हैं, पर इसका मकसद ये नहीं है कि हम फौरी तौर पर घबरा जाएं और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का घर में इकट्ठा करना शुरू कर दें और दवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू कर दें। देखें, कैटेगरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की। जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ द सफरर हैं, उनको माइल्ड 80% के करीब जो लोग हैं उनको बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, जिस तरह कि थोड़ा बहुत बुखार हो गया हल्का सा या नज़ला जुकाम हो गया। उनको तो खैर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ख़ास कोई दवाई इस्तेमाल करें, पर अगर किसी का गला ख़राब होता है और बुखार परसिस्ट करता है तो उसमें हम यूजुअली एजोमैक्स एडवाइस कर रहे हैं। पर एजोमैक्स भी कोई वंडर ड्रग नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है इन माइल्ड केसेस में, क्योंकि एजोमैक्स एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है और आपको सबको पता है कि ये वायरस की बीमारी है, तो यूजुअली एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए हमें। पर क्योंकि लोगों को खौफ है कि कोई ना कोई दवाई तो देनी है, तो शुरू में एक स्टडी आ गई कि एजोमैक्स जो है वो बड़ी कारगर साबित हुई, इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी है और थोड़ा सा इम्यूनोमोड्यूलेटर इफेक्ट भी है। तो यूजुअली माइल्ड केसेस में तो हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैनाडोल या इस किस्म की दवाइयाँ जो जिस्म में दर्द वगैरह को ठीक करती हैं उनको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पर ऐसे केसेस जो माइल्ड से मॉडरेट में चले जाते हैं, जिनको तनफ्फुस में प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में दिक्कत आए या जिनका सांस लेने में रफ्तार उनकी बढ़ जाए, या लोग घर में तो सैचुरेशन भी चेक कर लेते हैं अपनी, या सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाए या एक्सरे पर नमूनिया आ जाए, तो ऐसे लोगों को तो हमने लामाला ट्रीट करना है एंटीबायोटिक के साथ भी, और मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो हमें देनी पड़ती है। और अगर खुदा ना खास्ता इससे भी आगे बढ़ जाए, जिसको हम सीवियर या क्रिटिकल कहते हैं, तो उनका इलाज जाहिर है कि हमने हॉस्पिटल में दाखिल करके करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमें बड़ा तवातुर के साथ आ रहा है, मोहम्मद हनीफ ने हैदराबाद से भी पूछा है कि वो कह रहे हैं 14 दिन हो गए हैं, कराची से पूछा है 14 दिन हो गए हैं, अब सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद टेस्ट कराना ज़रूरी है, खुद ही आइसोलेशन ख़त्म करके सबसे मिलना शुरू कर दें? क्योंकि बाज़ लोगों का टेस्ट 21 दिन या एट टाइम्स 31 दिन भी पॉजिटिव ही आता रहता है और उनको सिम्टम नहीं होते। जी ऐसे ही है, पर इसमें ये देखें कि अगर तो आपको सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और 2 हफ्ते गुजार लिए हैं, तो जाहिर है कि आइसोलेशन को हमने खत्म करना है किसी ना किसी वक्त। तो इसके लिए पूरी SOPs जो है वो बना दी गई थी और वो मौजूद है कि अगर किसी ने अपना कोरोना टेस्ट पॉजिटिव कराया और वो पॉजिटिव आ गया और उसके सिम्टम उससे पहले शुरू हुए थे, अगर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो बेहतर तो यही है कि हम कोरोना टेस्ट दोबारा करवाएं। और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो 24 घंटे के बाद फिर हम रिपीट करवाएं, और 2 नेगेटिव हो जाएं आइडियली, तो वो पेशेंट अपनी आइसोलेशन को ख़त्म कर सकता है। पर अगर सपोज
वो बंदे ने अपना टेस्ट नहीं कराया और उसको सस्पेक्ट था कि वो कोविड हुआ और उसने 2 हफ्ते अपने गुजार लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको सिम्टम्स और साइन किसी किस्म के नहीं है तो वो अपनी आइसोलेशन खत्म करके अपना रूटीन में वर्क में शामिल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, समर पूछ रहे हैं लाहौर से और गालिबन इसका तो कोई आसान जवाब होगा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है तो हमने सोचा आपसे भी पूछा। उन्होंने कहा जी कोरोना का सबसे इफेक्टिव इलाज क्या है? ये वाकई बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि जी अभी तक सारी दुनिया में इस बीमारी को फैले हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, पर इस वक्त तक कोई हम ये कह लें कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये कहें कि ये खा लें और ठीक हो जाएंगे, ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं आया। तमाम के तमाम जो है वो ट्रायल बेसिस पे जो खास ड्रग्स हैं, जिस तरह के आपको सबको पता है टोसिलिजुमैब है, रेमडेसिविर है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, या एक कीड़ों वाली दवाई दी जाती है, गैर भी सब जगह पे चल रही है। तो ये तमाम दवाइयाँ वो जो हैं वो ट्रायल बेसिस पे आ रही हैं जी। बेसिकली जो इलाज है वो हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से चल रहा है, कितनी सीवियरिटी में जा रहा है, कहाँ पे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितने दिन के लिए हमने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि उसको स्प्रेडेड इन्फेक्शन ना हो, और स्टेरॉइड्स का इलाज करना हमने सीवियरिटी के हिसाब से। पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेट इलाज कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि मुख्तलिफ जगहों पे हम ट्रायल बेसिस पे मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर हम बिल्कुल हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेट इलाज हो गया। बिल्कुल, डेक्सामीथासोन पे भी हम ज़रा बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप वार्न कर दें। वो जो हमारे यहाँ एक होता है ना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लोगों ने खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर होर्डिंग हो गई। हम चाहेंगे कि डेक्सामीथासोन पे भी हम बात करें, लेकिन उससे पहले माजिद तनवीर का रहीम यार खान से सवाल है। उन्होंने कहा जी वो कोरोना वायरस से गुजर चुके हैं, उन्हें हुआ, अब नेगेटिव हैं, तो क्या दोबारा हो सकता है उन्हें? अच्छा जी, ये भी बड़ी वेरिएबल सी चीज़ है जी। देखें, मैं अभी तक क्योंकि सबको पता है कि कोरोना वायरस एक न्यू वायरस है और इसको आए कि बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये कहें कि एक मरीज को दोबारा इस तरह जनरली देखने में तो नहीं आया कि जिसको कोरोना से अभी तक क्योर हुआ हो वो दोबारा हो जाए। पर कुछ इलाकों में जिस तरह चाइना है या अमेरिका वगैरह में तो पीक दोबारा कह रहे हैं कि जी ये जो है दोबारा इनको एक सर्ज आ रहा है, लोगों को दोबारा कोरोना होना शुरू हुआ। तो हम हतमी तौर पर भी ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को कोरोना हो गया और उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो वो यूजुअली कितनी देर के लिए इम्यून हो गया। पर जनरली कॉन्सेप्ट यही है कि वायरल डिजीजेस जब हो जाती हैं तो उसके बाद पेशेंट के अंदर या बंदे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो कुछ अर्से तक प्रोटेक्टेड हो जाता है। अगर हम एंटीबॉडीज क्राएं क्योर होने के बाद और उनका लेवल देखें, वैसे तो वो भी स्पेसिफिक नहीं है, अगर वो डेवलप हो गई है और उनका लेवल हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको इम्यूनिटी फिलहाल डेवलप हो गई है। अब इम्यूनिटी अभी नहीं हो सकता, चलती है कितने चलती है वो हमें नहीं पता। अच्छा, अब क्विकली डॉक्टर साहब हम दवाइयों के इस्तेमाल पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ये टेलीविजन पे बैठ के कोई भी दवाई ना प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं और ना ही किसी के भी इस्तेमाल को इनकरेज करते हैं, चाहे वो एरिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो डेक्सामीथासोन हो या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गई। अब ये जो डेक्सामीथासोन वाले भी जो नई थ्योरी आई ऑलरेडी पहले हमारे यहाँ यूज़ हो रही है दवा, तो आप इनकरेज करें लोगों को प्लीज़ खुद से कोई दवा इस्तेमाल ना करें और आप इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़रा डराएं, क्योंकि बड़े वर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं फिर। जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी दवाई डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करना ज़ाहिर है कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है और नुकसान होता है इनका। चाहे हम कोई भी, इवन पैराडोल भी अगर हम खाएं तो उसका भी नुकसान हो सकता है, पर अगर मुस्तनद डॉक्टर आपको तजवीज़ कर रहा है तो फिर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो फिर जिम्मेदार भी है, वो फिर आपको बताएगा उसकी रेमेडी के प्रॉब्लम होते हैं। तो इस तरह बहुत सी दवाएं कोरोना के लिए आई और बहुत गैर जरूरी इस्तेमाल हुई। जिस तरह कि आपने भी खुद कहा, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल लोगों ने तो उसको रोज खाना शुरू कर दिया। जब वार्न किया गया कि इसके हार्ट पे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कुछ लोगों को अकल मतलब मार्केट से दवाइयां हमारे गायब हो जाती हैं। हमारी तो ये बलाई, जिस तरह डेक्सामेथासोन लेटेस्ट एक स्टडी यूके से आ गई है। ठीक है, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही है तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। हम लोगों ने भी ये अस्पताल में जो एडमिट पेशेंट हैं उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन और किस्म की दवाइयां इस्तेमाल की, उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पर इसका मकसद ये नहीं है कि लोग घरों में ये डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले लें और रिजर्व कर लें के लिए हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लगाएंगे, या बगैर किसी डॉक्टर के इस्तेमाल के ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तमाम दवाइयाँ ख़ास तौर पर जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो फौरी तौर पे आ सकते हैं और यहाँ तक खुदा ना खास्ता कि ये कोई ऐसा रिएक्शन भी कर सकती हैं जैसे कि जान जा सकती है। जैसे कि मैं प्लाज्मा थेरेपी की बात करूँ, अभी तक मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जनरली रिकमेंड नहीं किया, पर ये कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी। कुछ सेंटर्स पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप इसको इस्तेमाल कराएं ट्रायल बेसिस के तौर पे। प्लाज्मा थेरेपी के बहुत सारे नुकसान हैं, टोसिलिजुमैब के बहुत सारे नुकसान हैं, रेमडेसिविर के बहुत सारे नुकसान हैं। ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल की जाती हैं। हर बंदा ये डिमांड करता है जिसको कोरोना हो जाए कि हमें ये दवाई लगा दें जी,
और बहुत से प्राइवेट सेटअप्स में और अस्पतालों में इसका इस्तेमाल बेजा हो रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जब तक कि इनकी स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो, जो कि खास तौर पे इंडिकेशन। डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा थेरेपी की जो बात कर रहे थे, हमारा शुरू में इंप्रेशन यही था कि कुछ सेंटर्स में ये प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, वो भी ट्रायल बेसिस पे हो रही है। अब आपके पास भी कितने मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए होंगे और फेसबुक पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं, बाकायदा लोग 6-6 लाख रुपए के प्लाज्मे बेच रहे हैं। तो पहले तो ये यकीन नहीं आता कि इतनी बड़ी तादाद में प्लाज्मा इंजेक्ट भी किए जा रहे हैं जिस तरह ये खरीदो फरोख्त चल रही है प्लाज्मास की। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, ये अलमिया है हमारी कौम का कि हर चीज़ को कारोबार में बना लेते हैं। दवाइयाँ होती हैं तो वो स्टोर कर ली जाती हैं, फिर महंगी बेची जाती हैं। लोग अपना खून बेचने से बाज नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत स्पेसिफिक थेरेपी है और सिवाय चंद सेंटर्स के किसी और को इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी हो रही है ना डॉक्टर साहब, कर दिया तो नुकसान हुआ, उसका नुकसान होगा। लोगों ने इसलिए खून बेचना शुरू कर दिया अपना कि हर जगह पे प्लाज्मा थेरेपी नंबर लग गए हैं व्हाट्सएप पे, लोग कॉल करते हैं और जाके प्लाज्मा थेरेपी दे देते हैं। इसके बहुत ही नुकसान हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमीडिएट नुकसान नहीं तो हो सकता है कुछ अर्से बाद उसको पता चले कि उसको HIV हो गया है, उसको हेपेटाइटिस B हो गया, उसको हेपेटाइटिस C हो गया है। तो ये तो सारा कुछ देखने वाली बात है। और जो रिकमेंडेड सेंटर्स हैं उसके अलावा मेरे ज़ाती ख्याल में बिल्कुल रिकमेंडेड सेंटर्स पे ही और तस्दीक शुदा खून से ही ये प्लाज्मास लिए जा सकते हैं जब जिनके पूरे टेस्ट हुए में हों। ज़ाहिर है बार बार हम ये कहते हैं। रज़ा पूछ रहे हैं डेरा गाजी खान से कि उन्हें 28 दिन हो गए हैं आइसोलेशन में। पहले उन्हें खांसी थी, बुखार था और अब उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है। अब खांसी और बुखार नहीं है लेकिन उन्होंने अब तक टेस्ट नहीं कराया है। तो बहुत सी मजबूरियाँ भी होती हैं डॉक्टर साहब, लोगों की टेस्ट भी महंगे हैं। तो आप इस पर क्या मशवरा देंगे उन्हें? 28 दिन तो वायरस के लिए मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा है। इसका सबको पता है कि क्या टाइमलाइन क्या चलता है। जब से सिम्टम्स शुरू हो इसका जो पीरियड है वो 2 हफ्ते का आइसोलेशन का हम रिकमेंड करते हैं। अगर 2 हफ्ते में भी कोई पॉजिटिव आता है तो चले मजीद 1 हफ्ता कर लिया जाए अगर टेस्ट कराया है। पर 4 हफ्ते तक आइसोलेट हो जाना, महीने तक आइसोलेट हो जाना, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा अरसा है। कोई और वजह उनको देखनी चाहिए, अपने सांस में दिक्कत की है और कुछ टेस्ट जरूर करवाएं। वो एक्सरे करा कर देखें कि उनके सीने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनको खुदा ना खास्ता कोरोना हो और अब वो नमूनिया के पोस्ट इन्फेक्टिव है और ब्लड टेस्ट करवाएं। मेरा नहीं ख्याल कि 1 महीने तक कोई कोरोना के सिम्टम्स चल सकते हैं क्योंकि वायरस डिजीज लिमिटेड होती है। 2 से 3 हफ्ते में टाइमलाइन है और यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में वो खत्म हो जाती है। बड़ा रेयरली है कि महीने तक जाएगा, वो भी खासतौर पर उन लोगों में जिनको कोई अंडरलाइन डिजीजेज नहीं है। जो तो ओल्ड एज के हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर है, उसमें तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा देर तक बीमारी रहे। और जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं और जिसमें कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हम महीने 1.5 महीने तक सोचते रहेंगे कि वायरस चल रहा है। यानी कि कोई और वजह हो सकती है, इस कोरोना वायरस की पॉसिबिलिटी को अब निकाल दें। और ये बता दें, रोमान हमसे पूछ रहे हैं जी, और रोमान ये कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक भी ज़ाहिर कोरोना वायरस हैं तो वो कितना फैला सकते हैं और वो कितना अपने इर्द गिर्द लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें कोई सिम्टम ना भी हो और कोरोना हो तो। लेकिन कोरोना वायरस बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बड़ी जल्दी फैल रहा है, एक दूसरे से जल्दी लगता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। शुरू में बड़ा कंसर्न आया कि एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर है वो बीमारी को फैला सकते हैं और ऐसा हुआ। हमें नहीं पता था कि कौन सा मरीज कोरोना लेके फिर रहा है और बीमारी फैलने शुरू होगी। पर अब जो लेटेस्ट कुछ स्टडीज आ रही हैं बाहर से, मुझे नहीं पता कि वो कितनी ऑथेंटिक है या उन पर हमें कितना रिलाय करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है वो डिजीज। अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब एक सवाल मैं अपनी लीवरेज लेके आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लाहौर से हैं तो लाहौर में टाइफाइड की भी क्या वबा सी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी खबरें हैं। नहीं जी, देखें टाइफाइड की वबा तो कभी भी नहीं हुई, ये मिथ है। लोग अपनी जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जीपीस के पास जाते हैं, बुखार के साथ 4-5 दिन के साथ जाते हैं तो वो IgM और IgG एंटीबॉडीज टाइफाइड वाली करा लेते हैं, जो कि एक ऐसा टेस्ट है पुराना जो ऑब्सोलीट हो चुका है। तो यूजुअली उन टेस्ट में वो पॉजिटिव आता है तो लोग घबराते हैं कि आपको टाइफाइड हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये मिथ है, इसको हमें खत्म करना चाहिए कि टाइफाइड की वबा कोई नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज को लेकर चलना है, वो कोरोना है। अगर कोई सिम्टम स्पेसिफिक उसको है गला खराब होने के, बुखार के, क्योंकि कोरोना में आप देखें कि लोगों को बुखार भी परसिस्ट कर रहा है 10 से 15 दिन, कई लोगों को 20 दिन तक भी जा रहा है। तो उसमें अगर हम हर मरीज को ये कहेंगे कि तुम्हें टाइफाइड हो गया, उसने पहले एजोमैक्स खाई है, फिर एक और एंटीबायोटिक खा ली, फिर उसने जनाब, हालांकि एजोमैक्स बड़ी स्पेसिफिक दवाई है जो कि टाइफाइड के लिए, और हमें कंसर्न है कि इसका कोरोना में इतना कॉमन इस्तेमाल हुआ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग जो टाइफाइड के लिए हम उसको यूज ना कर बैठे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें बड़े अच्छे तरीके से देखना है, किसी डॉक्टरों को बड़े पर्टिकुलरली हमारे डॉक्टर्स को ये सोचना है और देखना है। खासतौर पर मैं लाहौर में बात करूंगा कि हर मरीज के टाइफाइड के टेस्ट ना करवाएं, जो कि आमतौर पर करवा रहे हैं। ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इससे टाइफाइड की तशखीस कभी नहीं होती।
ये हर किसी का पॉजिटिव आ रहा है और वो लोग लेबल कर रहे हैं कि आपको टाइफाइड हो गया, ऐसा हर किसी नहीं। तो फिर वो क्या है डॉक्टर साहब, वो टाइफाइड नहीं है तो वो कोरोना है? फिर देखिए बुखार की वजूहत तो जैसे पता है आपको बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये जो बिला वजह फैला हुआ था ना, ये टाइफाइड भी फैल गया और टाइफाइड कितने केसेस हैं? इस बात नहीं है, इस बात में कोई कर रहे हैं। अच्छा जी, जमान कराची से डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बच्चा है और 16 दिन हो गए हैं कोरोना वायरस में उसे, और आज सच और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कमज़ोरी और नकाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे खुद उठ के बाथरूम भी नहीं जाया जा रहा है बच्चे से। तो इसका कोई हल, या डॉक्टर से रुजू करें, आप अस्पताल लेके जाएं? बेसिकली तो देखिए ना, अगर कोरोना टेस्ट हुआ उसको पॉजिटिव था, ठीक है, उसमें नकाहत वगैरह तो होती थी, पर आप 14 दिन हो चुके हैं, अब तो रिकवरी फेज में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इतना कमजोर है कि बाथरूम भी नहीं जा पा रहा, तो हमें जाहिर है कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कोई और बीमारी तो साथ नहीं थी या कोई और बीमारी तो नहीं चल रही, हम कोरोना का शक करते रहे। और साथ में ये एडवाइस करूंगा कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ताकि कमजोरी, लोग इस बीमारी में आके खाना पीना छोड़ देते हैं, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कम हुआ तो उसमें कमजोरी तो आ जाती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर वो इतना कमजोर है कि बाथरूम भी जाना उसको मुश्किल हो रही है, एक यंग बच्चे को, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है और उसको चेक करवाया। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, माहिर अमराज़ तनफ़्फ़ुस व सीना, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत से सवालों के जवाब दिए और हम यहाँ अगेन रीइटरेट करते हैं कि किसी भी दवा का आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। कोई भी चाहे दवा हो एक्सेप्ट फॉर पैनाडोल, जो आप बुखार की सूरत में ले सकते हैं। हम तो बड़ा एंटरटेन हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं एक्चुअली हसन अली की वीडियोस देख के, क्योंकि आप वैसे इतने डिप्रेस्ड माहौल में, अगर आपको एक शख्स खुशी गाता हुआ, डांस करता हुआ या अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता हुआ नज़र आता है, तो बेसाख्ता आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लोगों को इस बात पर भी तकलीफ होती है। और गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम में हसन अली की गुज़श्ता बरस दौरा इंग्लैंड के दौरान बनाई गई ढोल किताब पर जो थोड़ा सा डांस कर रहे हैं, उसकी वीडियो वायरल होने का किस्सा सुनाया था और हमारा मौक़िफ़ यही था कि इस पर तनकीद का कोई जवाज़ है नहीं। मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द पहले कम मसाइल है कि हम इस पर भी तनकीद करना शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कोच, हेड कोच इनफैक्ट मिकी आर्थर ने भी हमारे ख्यालात से इत्तेफाक किया और अपने एक बयान में मिकी आर्थर ने कहा कि वो हैरान है कि हसन अली को डांस करने और खुश होने पर सोशल मीडिया पर क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वैसे नहीं किया जा रहा, मेजॉरिटी नहीं कर रही है। तो हसन अली, वी आर रियली एंटरटेन्ड बाय योर टिकटॉक्स एंड योर वीडियोस। तो आप जिस तरह कर रहे हैं करते रहें और इग्नोर करें उन लोगों को जो तनकीद कर रहे हैं, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मिकी आर्थर ने कहा कि हसन अली एक अच्छे क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान का असासा हैं और हम नेक तमन्नाओं के साथ आपकी जल्द रिकवरी के लिए भी हसन अली दुआ गो हैं। आपको जो बैक इंजरी है होपफुली आप जल्द रिकवर हों और दोबारा से हम आपको ऑन द फील्ड देख सकें। एंड वी रियली एंजॉय योर वीडियोस। अच्छा जी, अभी ज़रा क्रिकेट की बात, क्रिकेटर्स की बात हो ही रही है तो क्रिकेट की बात भी हो जाए। और अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 5 साला मनसूबा आ गया है। ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों की मॉनिटरिंग की तजवीज़ अच्छी है, सर्टनली अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन कौमी टीम के लिए आलमी सतह के कुछ टारगेट भी रख लिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इन 5 बरसों में एहतसाब, शफाफियत, पेशा वाराना महारत सबसे अहम और बुनियादी चीज़ें होंगी। पीसीबी की दस्तावेज़ में कौमी टीमों की तरक्की और निचली सतह पर खेल के फ़रोग के लिए एक मुनज़्ज़म ढांचा और वाज़ेह लाहे अमल पेश किया गया है और इन मकासद पर अमल दरामद के लिए जामे ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जाएगा। क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि ये 5 साला मनसूबा साल 2019 में तैयार कर लिया गया था। गुज़श्ता फरवरी में बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें इमरान खान ने कौमी टीम के दौरा इंग्लैंड की मंजूरी दी। दौरे के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी किया गया। इसी पर हम बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने वक्त दिया। वसीम साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि क्रिकेट बोर्ड का ये 5 साला जो प्लान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो पहले से ज़रा मुख्तलिफ होगा और जिससे वाकई जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को सामने लेके आया जाएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हर बिज़नेस जो है उनके हर बिज़नेस में 5 साल या 10 साल का प्लान होता है। पीसीबी में कदे कोई प्लान कभी नहीं बनाया और ये फर्स्ट टाइम ये प्लान पीसीबी ने बनाया। और एक रोड मैप होता है, हर बिज़नेस के लिए रोड मैप होता है, हर क्रिकेट एसोसिएशन, हर क्रिकेट बोर्ड के लिए रोड मैप होता है। तो हम ये डायरेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी गेम के लिए। तो हमारे लिए बस नहीं है, स्टेक होल्डर्स भी हैं, हमारे HPL PSL भी है, क्लब्स हैं,
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। सो ये जो हमने प्लान ये बनाया, ये पूरी गेम के लिए हमने बनाया, और बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए और क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि हम क्या अचीव करने चाहते हैं। तो ये रोबस्टली हम मॉनिटर करेंगे, तो इन हर महीने में हम मॉनिटर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी होगी और ये डिलीवरी बहुत रोबस्ट होगी। अच्छा, आप डायरेक्शन और क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, हम भी उसी की बात करते हैं। प्लान तो बड़ी अच्छी बात है, आपने बना लिया, लेकिन टारगेट्स क्या है? नज़र आ रहा है कि आप लोगों का फोकस होगा नया टैलेंट ढूंढना, फिर उसे पॉलिश करके इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना, लेकिन टारगेट अपेरेंटली कोई नहीं है कि कितने अरसे में कितने लोगों को कौमी टीम तक पहुँचाएंगे। बगैर टारगेट तो बड़ा वेग हो जाएगा, सब अनक्लियर रहेगा। देखिए, बस टारगेट्स तो आप फाइनेंशियल्स में डाल सकते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। हमारे कमर्शियल जो हैं, जो हमारे प्लान्स जो हैं, जो पिलर वो कमर्शियल डाइवर्सिफाइंग कमर्शियल रेवेन्यू को नीचे जो असली स्ट्रेटेजिक प्लान कमर्शियल रेवेन्यू के लिए उसमें हैं, उसमें नंबर्स हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, जो कि हम ये कहें कि 100 प्लेयर्स को हम NCA में ले आएंगे या 5 प्लेयर्स को हम इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाएंगे, ऐसे इन्हीं चीज़ें के ऊपर आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वान्टिफाइबल नहीं है। ये देखिए, ये प्रोसेस होती है, ये सिस्टम होती है। हम ये कोशिश करें कि हम बिल्कुल सिस्टम को मजबूत करें। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम हमने डेवलप किए, सिकले मुश्ताक को हम ले आए हैं, यूनुस खान को हम इंटरनेशनल हमारी फर्स्ट टीम के साथ हम ले आए हैं। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। जो पहले सिस्टम था ये डिज़ाइन वाला नहीं था, ये बस बाई चांस हमारे एक सक्सेस होता था। तो ये हम पूरी ओवरहॉल कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं PCB को। 1 साल में हम इतना बहुत काम किया और हमने बहुत कामयाबी भी देखी है 1 साल में। अच्छा वसीम साहब, ये काफ़ी बड़ा मंसूबा है और हमारी बेस्ट विशेस तो आपके साथ हैं, लेकिन कोरोना के बाद दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स की सतारा PCB भी एक मालियाती दबाव का ज़ाहिर शिकार तो होगा। तो सब काम चलाने के लिए क्या नए स्पॉन्सर्स ढूंढे जाएंगे या PCB की आमदन इतनी है कि एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल? देखिए, PCB तो इज़ वेरी डिफरेंट टू एनी अदर क्रिकेट बोर्ड, कि ये क्रिकेट बोर्ड, ये PCB हर चीज़ इधर रन करते हैं। डोमेस्टिक को, क्लब क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, हर चीज़ के इंटरनेशनल ग्राउंड्स जो भी हैं हमारे, हर चीज़ वो रन करते हैं। ऐसे नहीं होता दूसरे मुल्कों में। तो डिसेंट्रलाइज हम कर रहे हैं। देखिए, बहुत प्रोग्रेस हमने 12 महीने में हमने की है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी 10 साल के बाद हम ले आए हैं वापस। HBL PSL भी पाकिस्तान में आ गए वापस। MCC टीम भी आई थी इधर। 5 ईयर स्ट्रैटेजी हम रिलीज़ भी की है। तो जो हमने काम किए 12 महीने में, हम इंशाल्लाह ऐसे ही पेस में और ऐसे एनर्जी के साथ हम फॉरवर्ड भी हम ऐसे ही काम करेंगे और इंशाल्लाह 5 ईयर प्लान हम डिलीवर भी करेंगे। चलें, गुड लक जी, आई होप यू डिलीवर। और क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हमारे साथ मौजूद थे। इसी पे हम मजीद बात करते हैं। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना 5 साल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। वसीम खान साहब से भी बताया गया है कि हर लेवल पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो सकता है, ऑल्दो कोई नंबर नहीं सेट किया उन्होंने, कहा तो डिपेंड करता है टैलेंट पे। तो ये 1.5 साल में तो अब रिजल्ट सामने आने चाहिए थे। अभी तक की जो विजन अभी तक का नज़र आया, उसमें तो जो चीज़ें मेजर हुई हैं, उसमें एक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है जो बिल्कुल उसका सत्यानाश हो चुका है। 2000 प्लस फैमिलीज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो चुकी हैं। उसके अलावा आपने 194 प्लेयर्स जो हैं वो डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 में सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। और जब ये विजन आया था खान साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि हम क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलियन मॉडल जो है वो लाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ 6 टीमें कर देने से तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल नहीं आ जाएगा। तो हमने सबने तारीफ़ की, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन मॉडल आ जाता है तो पाकिस्तान में तो और क्या चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट है, इसके नीचे तो है ही कुछ नहीं। लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है खेलने के लिए। तो एक तो ये बड़ा अफसोस हुआ। दूसरा ये है कि जो NCA है उसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बदल देने से क्या चेंज आएगी, उसके लिए अभी तक तो हमें नहीं पता कि क्या विज़न है, क्या चेंज आएगी। कराची की आपकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, वहाँ पे जो एकेडमी है उसका आज तक 1.5 साल में वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। अच्छा आकिब भाई, अभी हम ये तो बात कर रहे हैं, इस मंसूबे के नताइज तो चले मुस्तकबिल ही बताएगा, लेकिन इस वक्त तो एक बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड। आपको
ये टीम ऐसी लग रही है जो इंग्लैंड की कंडीशंस में टफ टाइम दे सकती है मुखालिफ टीम को? देखिए, अगर आप पाकिस्तानी टीम जो एक हजूम 29 प्लेयर्स का एक स्टॉर्म जो स्पोर्ट्स स्टाफ का लेके जा रहे हैं, इसमें जो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो आप टेस्ट आपने 3 खेलने हैं, तो उसमें 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस्टेब्लिश हुए हैं। बाबर आजम नो डाउट ही इज़ नंबर 1, देन अजहर अली है, देन असद शफीक है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आता जो टेस्ट में लंबे रन्स या ऐसी इनिंग्स, मैच विनिंग इनिंग्स खेल सके। और आपकी जो बॉलिंग है वो इतनी इमेच्योर है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि टीन एज में है वो आपका नंबर 1 बॉलर बन चुका है। इट मीन्स कि आपकी जो बॉलिंग है वो इनएक्सपीरियंस है और आपकी जो बैटिंग है उसमें डेप्थ नहीं है। तो मुझे तो ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर अगेन आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है अगर उनको आप नहीं लाएंगे, आपकी ए टीम जब तक मुस्तकिल नहीं होगी तब तक आप कैसे जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नंबर 1 या टॉप रैंक टीम बन सकती है। दिस वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान में बेरोजगारी के तूफान के खदशे का इजहार किया जा रहा है। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, वो हुकूमत जो लाखों को नौकरियां देने के वादे पर इक़्तिदार में आई थी, इनफैक्ट करोड़ों को, इसके लिए एक नई सूरत हाल बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। अगले माली साल के दौरान मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद 66,50,000 तक पहुँचने का खदशा है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और इन नौजवानों के साथ ज़ाहिर है इनके ख़ानदान भी मुंसलिक हैं जो सफ़र करते हैं। रवा माली साल के दौरान बेरोज़गार अफराद की तादाद 58 लाख रही है। लाखों लोगों का बेरोज़गार होना हुकूमत की सियासी मुश्किलात का बायस भी बन सकता है। पाकिस्तान दुनिया की नवी बड़ी लेबर फोर्स है जो हर साल बढ़ती जा रही है और आइंदा माली साल के लिए बेरोजगारी की शरह 9.56% बताई गई है। डिग्री रखने वालों में बेरोजगारी की शरह दीगर बेरोजगार अफराद के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। बेरोज़गारी की सबसे ज़्यादा शरह 11.56% है। इनमें 20 से 24 साल के जो नौजवान हैं इनमें पाई जाती है। ये शरह बेरोज़गारी में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की शरह ज़्यादा है जो बिलतरतीब 8.27% और 5.07% है। सो द नंबर्स आर अलार्मिंग। और हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग हैं, कज़न्स, रिश्तेदार, दोस्त जो बरसरे रोज़गार थे और अब नहीं हैं। आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेरी साहब शुक्रिया, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस दैट यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम वायरस एज़ वेल। ये बता दीजिएगा कि हुकूमत के अपने आदाद व शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद 66 लाख से ज़ायद होने वाली है। मुल्की मईशत पर कितना बोझ आ सकता है? जी, यकीनी तौर पे जो ये वाला साल है ये रोज़गार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहेगी हुकूमत, क्योंकि जो 66 लाख का फिगर है वो 2017-18 की लेबर सर्वे की प्रोजेक्शन है, जिस वक्त अभी कोविड या लोकस्ट का अटैक जो था वो नहीं था। अब अगर आप इसमें कोविड के फैक्टर को काउंटरिंग कर लेते हैं और लोकस्ट का जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे जो इम्पैक्ट होगा उसको भी फैक्टर इन कर लेते हैं, तो मेरा अपना अंदेशा ये है कि ये फिगर जो है ये शायद 66 लाख से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो कारोबार हैं जो कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मुतासर होंगे, या वो कारोबार जहाँ पे कि ले ऑफ्स की जा रहे हैं या डाउन साइजिंग की जा रही है, तो वो वाला फैक्टर अगर इंक्लूड करें तो शायद ये 7 मिलियन से ऊपर चला जाएगा, ये जो नंबर हम बात कर रहे हैं इस पर। सुलेरी साहब, आदादो शुमार की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कोविड फैक्टर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो सरकारी आदादो शुमार में इन पाकिस्तानियों को शामिल नहीं किया गया जो बैरून मुल्क अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, क्योंकि वहाँ तो लोग सड़कों तक पे सो रहे हैं, इतनी जॉबलेसनेस सामने आ रही है। तो अब वतन वापस आने वाले हैं, बहुत से लोग आ भी चुके हैं, इन लोगों के लिए पाकिस्तान में क्या मौक़े हैं, या इनको बेरोज़गारों की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, ये जगह बना पाएंगे इसमें? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनमें से अक्सर ऐसे होंगे जो कि शायद बेरोज़गार रहेंगे, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जब वो लोग अपनी रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं तो किसी किस्म की उसकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाई जा सके, या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव कारोबार जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान ब्यूरो जो है वो कुछ, या मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान वो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सके। तो जब वो प्रोडक्टिव जॉब में होते हैं, वो जो भी पैसे भेज रहे होते हैं वो या तो घर बनाने में
या भाई बहनों की शादियों में या गाड़ी लेने में, ट्रैक्टर लेने में, इस तरह की चीज़ों में लग जाते हैं। तो और यही वजह है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है, जब उनको वापस आना पड़ता है तो दोबारा से उनको सिफर से स्टार्ट लेना होता है। अक्सर ये जो है, जो स्पेशली मिडिल ईस्ट से वापस आ रही होगी, ये वो लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होंगे, और पाकिस्तान में चूँकि अपना इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का जो है प्रॉब्लम खड़ा होगा, तो उनमें से अक्सरियत ऐसी होगी जो कि शायद बदकिस्मती से वापस आके बेरोज़गार रहने पर मजबूर होगी। बहुत शुक्रिया सुलैमी साहब। अब प्रॉब्ली वो वक्त आने वाला है जब सबको सब जॉब्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड हो जाएंगी लोगों के लिए। बहरहाल दुआ कर सकते हैं बेहतर हालात की, और इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। वी गोइंग टू सी यू टुमारो। आप अपने आप का ख्याल रखें, लोगों से समाजी दूरी इख्तियार करें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनें।